Welcome class ninth in yet another class of social studies. Students, as you all know, in our last class we have completed our economics chapter first, the story of village Palampur, and from today we are going to start our civics chapter first, and the name of the chapter is what is democracy, why democracy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी विल नो एवरीथिंग अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. सबने डेमोक्रेसी वर्ड सुना हुआ है, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा भी हुआ है क्लास 8 में भी और प्रीवियस क्लासेस में भी. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी. what are the main features of democracy, how democracy is important for us, and मैनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी. बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे उसके हम लोगों को नेगेटिव भी रिजल्ट कई बार मिल जाते हैं डेमोक्रेसी के, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे. एंड इन द लास्ट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द डेमोक्रेसी. सब कुछ समझ में आ जाएगा हमारे डेमोक्रेसी के बारे में. जितना हमें पता होना चाहिए वो सब कुछ अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. हम सबको पता है कि कोई भी अगर कंट्री है और वहाँ पर एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो कोई वहाँ पर किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट होगी, है ना. और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट. हम बहुत सारे फॉर्म के गवर्नमेंट्स को पढ़ते हैं. हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में एंशियंट टाइम के में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उसको भी पढ़ा है. एट दैट टाइम मोनार्की सिस्टम वॉज प्रैक्टिसिंग, है ना. मोनार्की सिस्टम चलता था जहाँ पर डायनेस्टी होती थी, एक रूलर होता था और उसी की फैमिली से लगातार बारी बारी से जो भी उसके सन, उसके जो भी डिसेंडेंट्स होते थे वही रूल करते जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्शन, यहाँ पर कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं होती थी. एक रॉयल फैमिली, एक राजा की जो फैमिली है वही लगातार रूलर बनता था और रूल करता था मोनार्की सिस्टम में. सेकंड जो टाइम के बाद में पाया गया जो था डिक्टेटरशिप, जहाँ पर कोई भी एक पावरफुल पर्सन अपने ग्रुप के साथ, एक मिलिट्री आर्मी के साथ या कुछ लोगों के साथ आए और आकर क्या कर दे, ओवरथ्रोन कर दे किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को. कोई भी टाइप की गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया हमने अपने पावर की वजह से, अपने स्ट्रेंथ की वजह से, और हमने उनको वहाँ से ओवरथ्रोन करके हटाकर खुद को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया. यानी हम उस रॉयल फैमिली से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, किसी मोनार्की सिस्टम से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि हमने हमारे स्ट्रेंथ की वजह से, अपने पावर की वजह से, मसल पावर की वजह से वहाँ पर रूलिंग पा ली है. ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं. कई बार मोनार्की सिस्टम में जो राजतंत्र होता है, राजा का सिस्टम होता है, वहाँ पर राजा जो भी डिसीजंस देता है, जो भी उसके भी किसी भी तरीके के लॉज होते हैं वो इमीडिएटली वो ले लेता है. ठीक है, जैसा भी फंक्शनिंग करना है वो बना इमीडिएटली सारी तरह के डिसीजंस देता है. और कई बार एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर एक फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके बेसिस पे मोनार्की में का सिस्टम चलता है ना. मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम भी है. ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं. ये भी एक नए टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एंशियंट टाइम या फिर बहुत सारी जगहों पर अभी भी चल रहे हैं. ठीक है, इन सब के बाद लास्ट में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है वो है डेमोक्रेसी. यहाँ पर किसी भी राजा के फैमिली से नहीं कोई भी रूलर बनता है. यहाँ पर कोई भी डिक्टेटर आकर अपने पावर के दम पे नहीं पॉलिटिकल पावर ले लेता है और हम लोगों को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कंट्रोल करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, बल्कि वो पर्सन यहाँ पर रूलर बनता है, वो पर्सन यहाँ पर अथॉरिटी पाता है, पावर पाता है, जो इलेक्टेड होता है. यानी जिसको आम जनता कहती है कि ये हमारे तरफ से, हम इनके अंडर में रूलिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल का ओपिनियन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री.
ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। अब समझते हैं कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक ही क्यों कहा जाता है, या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्यों कहते हैं। क्यों, जिस भी जगह पर ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस कंट्री को हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया जो कि एक ग्रीक वर्ड है उससे हुआ है, जहाँ पर डेमोस स्टैंड्स फॉर द पीपल। डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी लोग, ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, किसी भी कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं वहाँ उनकी बात हो रही है यहाँ पर। डेमोस मीन्स द पीपल में। एंड द क्रेटिया स्टैंड फॉर पावर और रूल। क्रेटिया का मतलब होता है पावर और रूल। तो यहाँ पर डेमोस और क्रेटिया मिलकर डेमोक्रेसी बनाते हैं, और इसका ग्रीक मीनिंग जो निकल के आता है वो है द पावर, द पीपल, पावर और रूल। यानी जिसको हम एक साथ जोड़ के देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर किसका रूल चल रहा है। रूल का मतलब कि किसका राज चलेगा, ऑफ द पीपल, यानी आम जनता का। पीपल तो आम जनता को कहेंगे, पीपल तो कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन जो हमारे यहाँ कंट्री के हैं उन्हीं को हम पीपल कहेंगे, है ना। किसी रॉयल फैमिली की यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि उनका रूल होगा, किसी पावरफुल पर्सन के बारे में भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है रूल ऑफ द पीपल। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर इन द हैंड ऑफ पीपल, है ना। पीपल के हाथ में सारे पावर्स होते हैं। तो ये होती है डेमोक्रेसी का मतलब, जहाँ पर रूल ऑफ पीपल होता है। और जब हम लोग रूल की बात करते हैं, हम कहते हैं एक रूलर है और उसका एक रूल है, उसका एक रूलिंग सिस्टम है, तो हम ये समझते हैं कि रूल का मतलब क्या होता है। जब किसी भी कंट्री का कोई भी रूलर है उसके पास कई सारे वर्क होते हैं, यानी लॉ मेकिंग का काम करना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कंट्री के अंदर जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करके रखना, पीस और लॉ मेंटेन करना, ये किसी भी जगह के रूलर का काम होता है। और जब हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल को रूलर कह दिया और हमने कहा कि यहाँ पर रूल ऑफ पीपल है, इसका मतलब है कि हर तरह के जो फंक्शंस हम लोगों ने किए, लॉ मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और जस्टिस, कहीं ना कहीं वो सब कुछ पीपल के द्वारा ही किया जाता है। आम जनता कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, जो हम आगे के चैप्टर्स में भी और इसी चैप्टर में भी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रूल ऑफ पीपल पूरी तरीके से हमारे कंट्री के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फंक्शन मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो हम समझेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो हमारा लीडर होगा, जो हमारा रूलर होगा, दैट द पर्सन हु विल रूल द कंट्री विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। यानी वो पर्सन जो रूलर है वो आम जनता के द्वारा चुना गया होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। अब हम समझते हैं कि क्या, यानी इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम समझते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और जहाँ पर जो मेन हेड आ रहा है वो हमारा इलेक्टेड है। ठीक है, अब एक छोटा सा विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्या हर वो कंट्री जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है हम उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं और एक लीडर चुना जा रहा है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन होना और वहाँ पर एक लीडर इलेक्टेड अपॉइंट किया जाना ही डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कंट्रीज सिर्फ इलेक्शन करा रही हैं और सिर्फ इलेक्शन होने की वजह से हम उन्हें डेमोक्रेटिक कह दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री हम तब कह सकते हैं जब उसमें बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी होंगे। ठीक है, इलेक्शन इज़ अ वन फीचर। इलेक्शन होना एक फीचर तो है कि वहाँ इलेक्शन हो रहा है तो वो कंट्री, दैट कंट्री कैन बी कॉल्ड
अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट पूरी तरीके से हम उसको सिर्फ इलेक्शन देखते हुए इंश्योर नहीं कर सकते कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो अब और कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है, और अगर वो सारे फीचर्स हमारे कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तभी हम उस कंट्री को 100% डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इलेक्शंस करा के सिर्फ ये प्रिटेंड करती हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन फैक्ट अगर देखा जाता है तो वहाँ पर कुछ और ही सीन होता है। इलेक्शंस तो हो रहे हैं, पर वो सही मायने में जो और दूसरे फीचर्स हैं वो वहाँ पर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो हम ऐसी कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो अब जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं अपनी कंट्री इंडिया को भी साथ में, कि क्या इन फीचर्स के बेसिस पे हमारी कंट्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है हम हमारी इलेक्टेड मेंबर्स की, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स में क्या, रूलर है ना, जो इलेक्ट होने के बाद रूलर बन रहा है वो। इसके अलावा इलेक्टेड वो कब हो रहा है, जब इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, है ना। तो किस क्वालिटी का इलेक्शन होगा ये भी हमारे साथ इम्पोर्टेंट होता है। फिर ये इलेक्टेड मेंबर है क्योंकि, तो ये किसी के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, तो कौन होंगे वो लोग जो इलेक्ट करेंगे, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ पर फाइनली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरीके से रन करेगी, ये सारे मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम किसी कंट्री को जज कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना चाहिए वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। कोई भी जो डिसीजंस हो, अगर कोई भी कंट्री है और वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा बना है, ज़्यादातर या सारे जो बड़े डिसीजंस होंगे वो किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, वो उस इलेक्टेड मेंबर के द्वारा लिया जाना चाहिए, तभी वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इलेक्शन हो, इलेक्टेड मेंबर जो जीत रहा है वही सारे बड़े डिसीजंस ले, अगर यानी हमारा भेजा हुआ पर्सन अगर वो सारे डिसीजंस ले रहा है, हमारे वेलफेयर के लिए ले रहा है, तभी हम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन हुआ पर हमारा भेजा हुआ पर्सन का कोई वैल्यू नहीं है उस जगह पर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर, और वो सिर्फ हमारी तरफ से गया तो है पर किसी डिसीजन में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर कैसा रूल ऑफ पीपल होगा, फिर तो रूल ऑफ पीपल कहलाएगा ही नहीं ना। क्योंकि रूल ऑफ पीपल का तो मतलब ही है कि जहाँ पर सारे जो मेन डिसीजंस होगा, हम हमारा राज कब कहते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारा राज है, क्यों, क्योंकि हमारे सारे डिसीजन सुने जाते हैं, हमको वैल्यू दी जाती है अगर, तो हम कहेंगे कि हम हमारे घर के अंदर हमारा राज है, हमारा रूल चलता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने पीपल, रूल ऑफ पीपल कहा और पीपल को भेज दिया कि पार्लियामेंट के मेंबर बनो, क्योंकि पार्लियामेंट में ही रूल मेकिंग और सारी तरह के गवर्नमेंट के फंक्शन के काम होते हैं। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद अगर हमारा कोई रोल ही नहीं है तो फिर तो हम शून्य हुए, फिर तो हमारा रूल ऑफ पीपल तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है, सारे मेजर जो भी डिसीजंस है वो ही इलेक्टेड मेंबर ले। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, पाकिस्तान के बारे में बताया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक मिलिट्री कूप थे, पहले वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, और इन्होंने 1999 में अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1999 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिट्री कूप किया और करके इन्होंने वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, और खुद को वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा जैसे मतलब जो डिक्टेटरशिप हुई, ठीक है, रूलिंग पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को उन्होंने उखाड़ फेंका और खुद को वहाँ का गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उसके कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने ये कहा
कि अपनी डेजिग्नेशन उन्होंने चेंज कर ली और अब वो खुद को प्रेसिडेंट उन्होंने बना लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं कंट्री का प्रेसिडेंट होऊंगा। और हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे बड़ा जो एक तरीके का हेड होता है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, इन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम कराकर इन्होंने लोगों से पूछा, एक तरीके से जनता के बीच में केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम देखना चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। और वो मल प्रैक्टिसेस के थ्रू एक रेफरेंडम कराया गया था, मतलब वोटिंग की तरह। जैसे हम लोग लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं, वैसा ही ओपिनियन लिया गया। और मीडिया ने साफ भी ये डिक्लेयर किया कि ये सब कुछ फ्रॉड करके किया गया है। और उसका जो रिज़ल्ट बाद में आता है कि उसमें ज़्यादातर जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है परवेज़ मुशर्रफ को, ठीक है। बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, इन्होंने जो भी वहाँ पर पार्लियामेंट है उसको डिसमिस कर दिया। इन्होंने सारी तरह की चीज़ों को डिसमिस कर दिया। और ये वो पर्सन थे जो कि अपने पावर के बल पे वहाँ पर आए थे, कोई इलेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक डिक्टेटरशिप वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करी हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो वहाँ पर इलेक्शंस तो होते थे पहले, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री थी उस टाइम, अब इलेक्शंस हो रहे थे। कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको इन्होंने रिमूव किया और नए वे में इलेक्शंस कराए, ठीक है। इलेक्शन कराया, इलेक्टेड लोग जो आए। अब उस तरीके से अगर देखा जाए इलेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर वो कंट्री डेमोक्रेटिक हुई, क्योंकि हमने कहा कि जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। वहाँ इलेक्शन हुए, पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके पास किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं दी, ठीक है। उन्होंने क्लियरली ये बताया लोगों को कि यहाँ इलेक्शंस तो होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो मेन डिसीजन होगा, किसी भी तरह का लॉ होगा, वो मैं बनाऊंगा। यानी वो मिलिट्री कूप के मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो वहाँ पर क्रिएट हुई थी उनके द्वारा लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम पाएंगे कि एक कंट्री पाकिस्तान जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेन जो डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या हम ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? नहीं, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो मेजर डिसीजंस हैं दैट शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं उनके द्वारा ही वो सारे डिसीजंस लिए जाने चाहिए, तभी हम उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर फीचर हमको मिल जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कि इलेक्शन होने के साथ साथ जो इलेक्टेड लीडर हो वही सारे मेन डिसीजंस लेगा, अगर तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी। हमारी कंट्री इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है, यानी कि हमारी कंट्री इस फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट फीचर में पास हो जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड जो एक फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्टोरल कंपटीशन। यानी अगर किसी भी कंट्री के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो फ्री और फेयर होने चाहिए। सिर्फ इलेक्शन होने से वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है चाइना के बारे में। चाइना में एक पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइना के अंदर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। अब उस डेफिनेशन से तो हम उसको भी डेमोक्रेटिक कह देंगे, लेकिन इलेक्शंस किस तरीके के हो रहे हैं? यहाँ पर जब भी हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस होता है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। हम हर तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका देते हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर स्टैंड करें और इलेक्शंस हो फिर, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर केवल और केवल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को और कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही मौका दिया जाता है इलेक्शन में, ठीक है। जिससे ज़्यादा चांसेस जीतने के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बनते हैं। क्यों? अब हम मान लेते हैं कि अपने यहाँ का एक एग्जांपल ले लें कि हमने एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ले लिया और उसको ही केवल हम नॉमिनेट होने दे रहे हैं, उसी को हम चांस दे रहे हैं कि वो वोट इलेक्शंस के टाइम पर नॉमिनेट हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमने बना लिए, जैसे लोकल लेवल पर छोटे छोटे पार्टीज़ होते हैं, हमने उनको ले लिया, ठीक है। जो नॉन पॉपुलर है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, न्यूली फॉर्म्ड है बिल्कुल, तो
चांसेस तो बीजेपी के बनेंगे। बीजेपी चाहे जितना भी खराब काम करेगी, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं, इस वजह से उसके चांस ज़्यादा बनेंगे। उसके लीडर्स जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होंगे, वह थोड़ा सा पुराने हैं, उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वर्क भी रहा होगा, तो उनके जीतने के चांसेस बनेंगे। उन छोटे न्यूली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के चांसेस नहीं बनेंगे, है ना। तो सेम वैसा ही चाइना के अंदर भी हुआ या हो रहा है। तो इलेक्शंस तो हो रहे हैं, पर फेयर वे में नहीं हो रहे हैं। फेयर वे में नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम वहाँ पर सबको मौका नहीं दे रहे हैं कि वो इलेक्शंस में जा सके। और साथ ही साथ वहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड भी किया हुआ है। वो वहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन सबको उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो लोग हमारे रूलिंग गवर्नमेंट को यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देंगे, उन्हीं की सरकारी नौकरी बची रहेगी, नहीं तो वो लोग वापस बाय बाय करके निकाल दिए जाएंगे। तो इस डर की वजह से भी लोग वोट दे रहे हैं। यानी इलेक्शंस हो रहे हैं, जनता प्रेशराइज होकर वोट दे रही है, उनके सामने बहुत ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शंस नहीं है कि वो किन के बीच में चूज़ करें, और किसी भी तरह का दूसरा कुछ भी फ्रीडम नहीं है उनको इलेक्शन से रिलेटेड। तो क्या ऐसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे सिर्फ इलेक्शन होने से? और इलेक्शन होने का तरीका जो है वो तो गलत है, फिर हम कैसे ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें सेकंड फीचर मिल जाता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, यानी अगर कंट्री के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस या इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो ऐसी कंट्री को ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। ठीक है, और हमारी कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। हमारी कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको मौका दिया जाता है, कोई भी कम्युनिटी वाइज हो, कोई भी कास्ट वाइज, जेंडर वाइज, सबको मौका दिया जाता है कि वो इलेक्शन में स्टैंड करे, नॉमिनेट हो करे खुद को, और रिप्रेजेंटेशन करने का मौका भी उसको मिले। ठीक है, तो ये दो फीचर्स हो गए जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर होंगे। थर्ड फीचर इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री के अंदर राइट टू वोट है, दिया जा रहा है, तो वो सबको दिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वोटर्स के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, दे आर लिटरेट और नॉट लिटरेट, दे आर पुअर और रिच, कुछ भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम कंट्री के सिटीजन हैं और उसमें इलेक्शन होना चाह रहे हैं, तो वी शुड हैव राइट टू वोट, है ना, हमारे पास राइट टू वोट होना चाहिए। हमें इस बेसिस पे नहीं हटा दे सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का कि तुम मेल हो तो तुमको ज़्यादा वैल्यू है तुम्हारे वोट की, फीमेल्स की कम है, पुअर्स को हम कम वैल्यू देंगे और रिच को ज़्यादा देंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉन लिटरेट लोगों की कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ वी आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी हैव इक्वल वैल्यू ऑफ वोट, है ना, वोट की इक्वल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। यानी अगर कोई एक पर्सन है तो उसके पास एक वोट होना चाहिए और उसके एक वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर 2015 तक के टाइम के बीच में राइट टू वोट जो है वो मेल्स के पास है, और जब फीमेल्स को राइट टू वोट दिया जा रहा है तो उनके वोट की काउंटिंग हाफ होती है। यानी इफ़ वन मैन इज़ वोटेड तो उसके वोट को 1 काउंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर फीमेल है कोई 1 कर रही है तो उसके वोट को हाफ काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। कंट्री के सिटीजन्स तो मेल और फीमेल्स दोनों हैं, पर वोट के वैल्यू के टाइम पर हम उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्शंस तो हो रहे हैं फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। लेकिन यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होने की वजह से हम इसे 100% डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। सेम ऐसा ही फिजी में भी हुआ। फिजी के अंदर जो फिजियन लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव सिटीजन्स हैं, उनके वोट को अधिक वैल्यू दी जाती है। जो नॉन फिजियन है, यानी अगर वहाँ पर इंडिया के लोग हैं, वहाँ पर किसी दूसरे कंट्री के लोग हैं, किसी वजह से वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने सिटीजनशिप भी ले ली है, पर फिर भी उनके वोट की वैल्यू कम मानी जाएगी। ठीक है, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू
नहीं है। इसी तरीके से इस्टोनिया के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर रसियन माइनॉरिटी यानी रसिया के जो लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं उनके वोट को कम वैल्यू दी जा गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चाहे वो इस्टोनिया हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो और चाहे वो फिजी हो, इलेक्शंस तो वहाँ पर हो रहे हैं, पर वहाँ पर हर पर्सन को वन वोट का अधिकार नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया है तो उसको वन वैल्यू नहीं दी गई है। तो दैट कंट्री विल नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। लेकिन अगर हमारी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी कंट्री में हर पर्सन को एक वोट का अधिकार दिया गया है, हर एडल्ट सिटीजन को, और उसके वोट को वन वैल्यू भी दी गई है। तो हमारी कंट्री इस थर्ड फीचर में भी पास हो जा रही है। ठीक है, फोर्थ है रूल ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट। कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर जो मेन रूल होगा वो लॉ का होगा। ठीक है, यानी जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जहाँ पर रॉबर्ट मगबे नाम का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, रॉबर्ट मगबे क्या करते हैं कि जब ये रूल में आ जाते हैं तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना शुरू किया, इन्होंने लॉज चेंज किए। यानी जैसे सबसे पहले अगर हम मान लें कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर की प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन 5 ईयर्स में होगा, और प्राइम मिनिस्टर केवल 5 साल के टेन्योर के लिए ही रहेगा और उसके बाद फिर से इलेक्शंस होंगे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है तो उसने लॉ ही चेंज कर दिया और कह दिया कि अब से इलेक्शंस नहीं होंगे, और जो भी प्राइम मिनिस्टर अब से बना हुआ है वो ही लाइफ टाइम रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने जो वहाँ पर बना हुआ लॉ था उसको चेंज कर दिया, और जो अब फंक्शनिंग हो रही है वो उनके बनाए कानून के बेसिस पे हो रही है, ना कि उस कंट्री के रियल जो लॉ था उसके बेसिस पे हो रही है। ठीक है, वैसा ही ज़ैनू पीएफ ने, यानी जो हमारे रॉबर्ट मगबे हैं, उन्होंने किया। जब वो रूल में आते हैं जिम्बाब्वे के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स चेंज कर डाले और खुद को ही पावरफुल बनाया। जो भी जहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उन्होंने दूसरों को दे दी, जहाँ पर राइट्स एंजॉय करने की बात थी वो उन्होंने खुद के अकाउंट में रखा। उन्होंने रखा कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को कुछ मिल रही थी सुविधाएं, उसके लिए उन्होंने अपना नाम रखा। लेकिन जहाँ पर लोगों को सर्विसेज देनी है, एजुकेशन देना है, हेल्थ केयर देना है, कुछ और देना है, वहाँ पर वो देने का अधिकार उन्होंने किसी और के उसमें डाल के नया लॉ फ्रेम कर दिया, और जो पुराना लॉ था उसको रिस्पेक्ट ना देते हुए नए लॉज को फ्रेम करा और कंट्री को उसके बेसिस पर रन कराना शुरू किया। अब ऐसी कंट्री जहाँ पर इलेक्शंस के थ्रू ही रॉबर्ट मगबे आए, लेकिन उन्होंने रूल जो किया वो किसी भी लॉ के बेसिस पे नहीं किया, खुद के लॉ पे के बेसिस पे किया। तो क्या ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। एक ऐसी कंट्री ही डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी जहाँ पर इलेक्शंस होने के साथ साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो रूल करेगा अंडर द रूल और लॉ। उस कंट्री का जो भी रूल और लॉ पहले से बना हुआ है हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, वो अलग सी बात है, पर वो जनता के वेलफेयर के लिए करेंगे, खुद के वेलफेयर के लिए नहीं कर सकते हम कि हम प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर को 5 से 10 ईयर कर दें, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को रिजर्वेशन 33% दिया है और हमें रिक्वायर्ड लग रहा है कि 35 होना चाहिए, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम चेंज कर सकते हैं रूल्स और लॉज में, पर वो केवल और केवल सिटीजन के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। किसी अपने पर्सन इलेक्टेड लीडर खुद के लिए कुछ भी ऐसा इस तरीके का नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी उस कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए उस रूल और लॉ का जो कि वहाँ पर पहले से भी बनाया हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम हमारी कंट्री को देखते हैं तो हमारी कंट्री में ये फीचर भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एज वेल एज, और कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए उस कंट्री के अंदर? जो मेजर डिसीजंस होंगे वो उस इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिया जाना चाहिए।
वहाँ पर इलेक्शंस अगर हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो कंपलसरी है, और अगर वो हो रहा है तो वो फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए चुनने के लिए। उस कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। और फाइनली जो रूलिंग पर्सन होगा, जो इलेक्टेड मेंबर होगा, वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूल करेगा? लॉ और रूल और लॉ को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनके बेसिस पे अगर रूल कर रहा है तो ऐसी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज समझा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट द डेमोक्रेसी। हम और पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी और क्या है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि क्या हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, तो क्या ये सच में बेस्ट है या वहाँ पर कुछ कमियां हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी। ठीक है, तो ये हम हमारे आई थिंक लाइव क्लास रहेगी उस दिन हमारी, उस दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, बट इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। ओके, so students, now I'm closing the class and we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.